नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात इंटरनेशनल योगा डे की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी योग किया। समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आई पुरानी परंपरा है, लेकिन ये कॉपीराइट, रॉयल्टी या पेटेंट आदि से फ्री है। विश्व गुरु का गुरु मंत्र से संसार ने शिरोधार्य किया, फिर दुनिया ने भारत का लोहा माना। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। पीएम मोदी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक समारोह की अगुवाई की। राजनयिकों से लेकर कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी भी इस योग का हिस्सा बने। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। 9वें योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने भारतीय परंपरा की महिमा गाई, तो साथ ही योग को भारत की तरफ से दुनिया को मिला मुफ्त तोहफा भी बता दिया। फ्रेंड्स, yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone. अपने पहले राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने इससे पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर भी बातचीत की। मुलाकात के बाद एलन मस्क ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। खुद को पीएम मोदी का फैन भी बता दिया। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and
the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. And yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करने के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने पोस्टर लगाकर बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं बीजेपी ने भी पोस्टर से ही इसका जवाब दे दिया। बीजेपी ने अपने होर्डिंग में लिखा है, वेरीफाइड महागठबंधन वर्सेस सर्टिफाइड जनसेवक। पन्ना पन्ना प्रचार हो गया, खबर एक नहीं थी, नाम अखबार हो गया, सियासत कारोबार बन गई, पूरा शहर इश्तिहार हो गया। बिहार में जिस पार्टी का नाम लेवा ना था, दीवारों पर वही गुलजार हो गया। साइकिल वाले लालटेन की हिमायत में पटना में पोस्टर वॉर हो गया। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की महा बैठक होने वाली है और उसके पहले बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, यह आरजेडी के तरफ से लगाया गया है और इसमें लिखा हुआ है, तानाशाही शासक सिंहासन खाली करो क्योंकि महागठबंधन आ रही है। और इस पोस्टर में तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और इसके ठीक बगल में यह जो पोस्टर है यह समाजवादी पार्टी के तरफ से लगाया गया है और इसमें यह ऊपर में लिखा हुआ है कि आओ मिल संकल्प करें, देश भाजपा मुक्त करें। और इसमें अखिलेश यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। लेकिन कहीं से भी इस पोस्टर में विपक्ष के और भी जो नेता हैं उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। दर्जन भर से ज्यादा दल के दिग्गजों के इंतजार में बेकरार बिहार की राजधानी पटना का स्टेट गेस्ट हाउस दुल्हन की तरह सज गया है। पूरा शहर पोस्टर से पट गया है। फैसला क्या होगा इसका पता तो सुशासन बाबू को भी नहीं है, मगर तेजस्वी के कारकुनों के कदम जमीन पर नहीं टिके। गलियों में बीजेपी मुक्त भारत का नारा गूंजने लगा। पहले तो बीजेपी कह रही थी कि सब लोग जुटेंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अब सब लोग साथ आ गए तो बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुने थे कि बिहार आने का दौरा था, वो भी रद्द हो गया। आदरणीय नड्डा जी आने वाले थे, अब वो भी सुन रहे हैं कि दौरा रद्द हो गया। तो बीजेपी भाजपा का मतलब ही रह गया भागो जनता पकड़ेगी, ये पार्टी बनकर रह गई है। अब बीजेपी इसी तरह से आरोप लगा रही है, कुछ नहीं मिल रहा है बोलने को तो कह रही है स्वादिष्ट व्यंजन बनेंगे, लिट्टी। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर नीतीश कुमार के समर्थक फूले नहीं समा रहे। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के न्योते पर इस बैठक में 18 पार्टियों के प्रमुख शामिल होंगे। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता एक दिन पहले ही पटना पहुंच जाएंगे। बैठक के अंजाम से बीजेपी वाले परेशान हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी जिस मुहिम में लगे हुए थे उस मुहिम का जो रंग है वो आपके सामने दिख रहा है। 23 जून को पटना में विपक्ष के सभी बड़े नेता बैठेंगे, टेबल टॉक होना है, आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होनी है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर हो जाएं। नीतीश कुमार जी ने पहले भी बिहार के स्तर पर महागठबंधन का स्वरूप तैयार करके एक सकारात्मक संदेश दिया है और आगे भी जो बदलाव की बयार है वो बिहार से ही बहेगी। नीतीश कुमार जी इस पूरी मुहिम के सूत्रधार हैं, हाँ, उम्मीदवार नहीं। नीतीश कुमार जी का कद पहले ही देश की राजनीति में बहुत बड़ा है और नीतीश कुमार जी का प्रयास है जो बहुत तेजी से रंग ला रहा है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी के प्रयास और प्रगाढ़ तरीके से रंग लाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो झांकी है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। आरजेडी और जेडीयू की जमीन पर जब अखिलेश यादव के कारकुन करामात कर गए तो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भला इस पोस्टर वॉर में कैसे पीछे रहती। पलटवार में वो भी इश्तिहार के साथ उतर गए, विपक्षी एकता को झुठलाने पर अड़ गए। एक तरफ विपक्षी एकता की तमाम पोस्टर और दूसरी तरफ जवाब में बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 2024 का रन भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन, यानी विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसको भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन बताया गया है और विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी तस्वीर यहाँ रखी गई है। और दूसरी तरफ
यह लिखा गया है कि जनता के दिलों से गठबंधन, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है वो जनता के दिलों का गठबंधन है। उसके नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई महागठबंधन और सेटिस्फाई जनसेवक। नीतीश तेजस्वी के समर्थकों ने वेरीफाइड महागठबंधन की दुहाई दी तो बीजेपी भी पीएम मोदी को सर्टिफाइड जनसेवक बताने लगी। बीजेपी दफ्तर भी पोस्टर और होर्डिंग से पट गए। 2024 के रण में पीएम मोदी को अजय बताने लगी। जनता से पीएम मोदी के रिश्तों को दिलों का गठबंधन बताने लगी। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को तोड़ने वाले, उनके नकली शिष्य, ये नकली समाजवादी आज कांग्रेस युक्त भारत का बैठक बिहार में कर रहे हैं। यही इनका पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। भारत भाजपा युक्त है और रहेगा। जिस गलती से जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करके भ्रष्टाचारियों की जामात को जुटा करके ये लोग कांग्रेस युक्त भारत बनाना चाहते हैं। इनका सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहार की धरती से ही इनका नामो निशान मिटेगा। बीजेपी को बिहार की सत्ता से पैदल करने के साथ ही नीतीश कुमार लाल किले पर बीजेपी के लिए नो एंट्री का बोर्ड बनाने में जुट गए थे। पिछले 6 महीने से वो हर उस पार्टी से बातचीत कर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ उनकी बातें भी सुन ले। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से लखनऊ के सफर में नीतीश को लगातार कामयाबियां मिलती रही और आखिरकार 18 दलों ने एक साथ बैठने का फैसला कर लिया। हालांकि नीतीश नवीन पटनायक को अपने पाले में लाने में नाकाम रहे, लेकिन शायद उनका उन्हें गम नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ 18 दलों का साथ मिलना कहीं से भी कम नहीं। कैमरामैन ऋषिकेश के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और अब बात महाराष्ट्र की। मुंबई में आज आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। कहा जा रहा है कि यह छापेमारी कोरोना काल में बनाए गए कोविड सेंटर के घोटाले को लेकर हुई है, लेकिन उद्धव सेना इसे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए की गई सत्ता की कार्रवाई बता रहा है। ईडी की इस कार्रवाई से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचने की अटकलें तेज हैं। निकालो ना, कौन सा घोटाला हुआ है बोलने तो दो। फिर आज 1 साल होने आया है, क्यों चुप बैठे थे? और इसलिए आता हिंदीमध्ये चोराच्या उलट्या बोंबा कसं सांगतात? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, तो ऐसी उनकी स्थिति हुई है कि खुद ने चोरी की है, चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं। और इसीलिए हम 1 तारीख को मुंबई की ओर से, मुंबई की जितने सारी जनता है उनकी ओर से मुंबई महापालिका पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। जैसे पहले ही पता हो कि अगले दिन कुछ ऐसा ही होने वाला है। सत्ता से उद्धव ठाकरे के सवाल के 24 घंटे के भीतर ही उनके कारकुनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई। पौ फटते ही आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों के 10 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी होने लगी। कोरोना काल में कोविड जम्बो केंद्र के लिए बीएमसी ने जिस कंपनी को ठेका दिया था, उसके पार्टनर और बीएमसी के अधिकारी भी छापेमारी की जद में आ गए। शिवसेना उद्धव गुट के करीबियों पर आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हमें सांता क्रूज में, और ये सांता क्रूज में सुजीत पाटकर का घर है, क्योंकि बताया जाता है कि जो दहीसर और वर्ली में कोविड सेंटर बना था और उस कोविड सेंटर में जो मशीनें खरीदी गई, जिस तरह से उसका संचालन हुआ, जिस कंपनी ने संचालन हुआ, उसमें सुजीत पाटकर की प्रमुख भूमिका थी और जो शिवसेना के करीबी लोग हैं उनकी प्रमुख भूमिका थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इस मामले में करप्शन का आरोप लगाया था, एफआईआर भी दर्ज करवाया था और अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। बीएमसी के चुनाव से पहले उद्धव गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के इल्जामों की झड़ी लगाते हुए शिंदे सरकार ने बीएमसी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी भी बना दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों के खिलाफ जांच को शिंदे सरकार के घोटाले से ध्यान भटकाने की चाल बता रहे हैं, लेकिन फडणवीस की माने तो ये चौंकाने वाला घोटाला है। ज्यावेळेस मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आणि त्यानंतर त्या कोविड सेंटर मधला घोटाळा बाहेर आला, त्यावेळी अतिशय धक्कादायक माहिती बाहेर आली होती। कशा प्रकारे कुठलाही एक्सपिरियन्स नसलेल्या कंपन्या तयार झाल्या आणि लोकांच्या जीवाशी कसं अक्षरशः खेळण्यात आलं, त्यातनं कसे मृत्यू झाले आपल्यालाही कल्पना आहे। पुण्यामध्ये तर एका पत्रकारांचाच त्या ठिकाणी मृत्यू झाला आणि त्यामुळे या संदर्भातली चौकशी चालली होती। आता नेमकं त्या चौकशीत ती कुठपर्यंत पोहोचली आहे, आता या छाप्यांमध्ये काय मिळालेलं आहे हे ईडी सांगू शकेल, मला त्याची कल्पना नाही। कोरोना काल के दौरान मुंबई में कई कोविड सेंटर बनाए गए थे। ऐसा ही एक कोविड सेंटर मुंबई के दहीसर में बनाया गया था। इल्जाम है कि संजय राउत के बेहद करीबी बिजनेसमैन सुजीत पाटकर ने यह कोविड सेंटर बनाया था।
इसके लिए सुजीत पाटकर ने रातों रात एक कंपनी बनाई जिसे नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस दिया गया। हालांकि ये इल्जाम कितना दमदार है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनावी मौसम में छापेमारी पर सियासत तो होनी ही थी। उद्धव खेमे ने भी छापेमारी को विपक्ष को डराने वाला हथियार बता दिया। बीएमसी में भ्रष्टाचार पर जारी आर पार की राजनीति के बीच उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा कम कर दी गई है। उद्धव की सुरक्षा अब Z+ से घटकर Y+ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा में तैनात एस्कॉर्ट वैन को भी कम कर दिया गया है। राहुल पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। जीतन राम मांझी बीजेपी के जासूस थे या नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने मांझी पर जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार नहीं थे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए की नाव की पतवार थाम चुके हैं। पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह, तो पुनः हम एनडीए में आने को स्वीकार किया और आज अमित शाह जी से हम लोग ने मिला और हम उनको साधुवाद देते हैं कि अपनी बात को जब हमने कही, सारी बात कही, तो वो अपने साथ आगे ले चलने को तैयार हो गए। यानी कि आज से हम एनडीए का एक पार्टनर के रूप में हो गए। एक सहमति बनी है हम लोग के बीच में कि हम लोग आज से एनडीए के पार्ट रहेंगे और एनडीए के साथ होकर के बिहार में नहीं पूरे देश को एनडीए को मजबूत करने में काम करेंगे और बिहार में खासकर जो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे और बाकी आगे चर्चा होती रहेगी। आज हम लोग ने सहमति औपचारिक रूप से जता रहे हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हो गए। इधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला विधायक ने महानगर पालिका के इंजीनियर को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। गुस्साई विधायक ने इंजीनियर को गालियां भी दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद भी विधायक को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। हालांकि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधायक को संयम रखने की सलाह दी है। पहले धक्का दिया, फिर कॉलर पकड़ा और सरेआम जड़ दिया जूनियर इंजीनियर को थप्पड़। मोहतरमा जी का इससे भी मन नहीं भरा तो गुस्से में इंजीनियर को नालायक भी कह दिया। सोशल मीडिया पर थप्पड़ का वीडियो वायरल हो गया। महाराष्ट्र से निर्दलीय विधायक गीता जैन विवादों में है। गीता जैन ने सरेआम महानगर पालिका के एक इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़बाज महिला विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला मंगलवार का है। दरअसल मीरा भाईंदर महानगर पालिका की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसी के तहत मंगलवार के दिन काशीमीरा इलाके में एक अवैध झोपड़ी पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप लगाए गए कि कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही इसकी सूचना विधायक गीता जैन को लगती है वो मौके पर पहुंचती हैं और अधिकारियों से सवाल जवाब करती हैं। सवाल जवाब के दौरान इंजीनियर हंस देता है और इसी से गुस्सा होकर गीता जैन सरेआम उसका कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार देती हैं। इस पर सफाई देते हुए गीता जैन ने कहा कि बरसात से ठीक पहले बिना नोटिस के मीरा भाईंदर के जो अधिकारी हैं लोगों के घर तोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंजीनियर को थप्पड़ मारने वाली महिला महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मीरा भाईंदर सीट से निर्दलीय विधायक है। शिंदे सरकार को समर्थन दे रही इन महिला विधायक का नाम है गीता जैन। कहा जा रहा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका बिना नोटिस दिए बरसात से पहले लोगों के घर तोड़फोड़ कर रही है। महानगर पालिका के अधिकारियों पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो लोगों के घरों में जबरन तोड़फोड़ कर रहे हैं। विधायक गीता जैन ने जब स्थानीय लोगों से इसकी शिकायत की तो वो अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच गए और वहां मौजूद 2 सिविल इंजीनियर्स पर बरस पड़े। हालांकि डांट फटकार तो दोनों को पड़े, लेकिन एक इंजीनियर थप्पड़बाज मैडम का शिकार हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से जब मीडिया ने इस बाबत सवाल दागा तो फडणवीस संयम की शिक्षा बांचने लगे। मला असं वाटतं की लोकप्रतिनिधींनी संयम बाळगला पाहिजे। हे ठीक आहे की कधीतरी संताप होऊ शकतो, एखाद्या गोष्टीत राग अनावर होऊ शकतो, तरीही लोकप्रतिनिधींना संयम बाळगून कायद्याच्या चौकटीत काम करणं हेच योग्य आहे असं माझं मत। इंजीनियर को थप्पड़ जड़ने वाली महिला विधायक का दावा है कि 2 इंजीनियर बिल्डर्स की मिलीभगत से निजी जमीन को ध्वंस कर रहे थे। ऐसे में गुस्सा आना लाजमी है।
और उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। राहुल पांडे, मुंबई, न्यूज़ 24। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र प्रमुख जब खुद किसी शख्स का लाल कालीन पर सम्मान करने के लिए बेचैन हो, जब दुनिया भर के दौलतमंद और प्रभावशाली लोगों का समूह उस शख्स से घड़ी दो घड़ी मिलने के लिए बेसब्र हो, जब किसी मुल्क की संसद उस शख्स को शिद्दत से सुनने के लिए पलक पावड़े बिछाए हो, और जहां की जनता उस शख्स को नजर भर देखने के लिए टकटकी लगाए बाट जोह रही हो, तो सवाल पूछा जा सकता है, आखिर ऐसी क्या बात है उस शख्स में जिसके लिए अमेरिका में आज वो सब हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, मोदी जैसा बॉस कहां। ये धरती के सबसे ताकतवर मुल्क में दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर का सम्मान है। मोदी, 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 मोदी। ये सबसे पुराने लोकतंत्र में सबसे बड़े जनतंत्र के जननायक का जयगान है। ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली शख्स के देश, सबसे बड़े स्टेट्समैन का मान है। मोदी, 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 मोदी। ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर का गुणगान है और दुनिया के मानचित्र पर हमारी गहरी होती लकीरों की पहचान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ऐसा हो भी क्यों ना भला, मोदी जैसा बॉस कहां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से उम्मीद थी कि वही उत्साह दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में ऐसा उत्साह किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं दिखाई पड़ा है। ऐसे में जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के लिए इतने अनुरोध आ रहे हैं कि इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अमेरिका की धरती पर कदम रखा, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश मानो मोदी में हो गया। जिधर देखो उधर मोदी और सिर्फ मोदी के नाम के नारे सुनाई देने लगे। दौरे के पहले दिन जब मोदी से दुनिया भर के मुलाकातियों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर रुकने का नाम लेना मुश्किल हो गया। क्या पॉलिटिशियन, क्या बिजनेसमैन, क्या अर्थशास्त्री और क्या वैज्ञानिक, इनमें उनका नाम भी शामिल था जिनसे मिलने के लिए लोगों को सालों साल का इंतजार करना पड़ता है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar, and the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. And yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. अमेरिका के मशहूर खगोल वैज्ञानिक
नील डिग्रासे टायसन, लेबनानी मूल के लेखक निकोलस नसीम तालिब, दुनिया के सबसे बड़े हेज कंपनी के संस्थापक रे डालियो और इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट पॉल रोमन। प्रधानमंत्री मोदी से जो भी एक बार मिला, उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह सका। Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. So I think India and Prime Minister Modi are at a juncture in which there's going to create a tremendous opportunity, tremendous changes in India that are going to be really startling. It was a great meeting. First, we met in 2013, 10 years ago, when he was in Gujarat and I was very interested in cities. So we talked about the importance of successful urban development and the things that the government really needs to do to help lead in urban development. And he understands these issues very well. He articulated very well the main message, which is that urbanization is not a problem, it's an opportunity. And I take it this is a slogan that he's used before. So for me, a good day is when I learn something, and I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication. And I think it's really exciting because the government has to be involved, as they are, but they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. And I think India, just as India did this for Aadhaar, I think for telephony and electronic authentication, I think India could really show the world how to do it right. मुलाकात का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का महज आगाज है। अगले कुछ दिनों में पूरा अमेरिका मोदी में होने वाला है। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में छठी बार अमेरिकी दौरे पर हैं और ये खास इसलिए है क्योंकि ये स्टेट विजिट है। आपको बता दें कि ये और भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट विजिट यानी राज्य के दौरे पर आए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में India and the US have similar concerns about China's rise and have been on the receiving end of Chinese aggression and are concerned about Chinese aggression, and that is obviously getting the India and the US to cooperate more closely together. पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन एक बड़ी चिंता बन गया है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी हरकतें लगातार बढ़ाता रहा है। ताइवान को लेकर भी अमेरिका से उसकी तनातनी जग जाहिर है। उधर गलवान घाटी की हिमाकत के बाद हिंदुस्तान के साथ भी उसके रिश्ते तल्ख हैं। ऐसे में मोदी का ये अमेरिकी दौरा
चीन को दुनिया के ताकतवर देशों के समूह से अलग थलग कर सकता है। चाइना की चुनौती भारत और अमेरिका के बीच की एक साझा चुनौती है। भारत और अमेरिका के संबंध हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित हैं। जाहिर है कि अगर चुनौतियों की बात करें तो चाइना 21वीं सदी की एक सबसे बड़ी चुनौती है। चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद और आधिपत्यवाद पर लगाम लगाना आज के समय की बड़ी आवश्यकता है और जिसको कि ध्यान में रखते हुए भी भारत और अमेरिका अपने कोलैबोरेशन को गहरा कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन निसंदेह जो है ओपन रहेगा, सिक्योर रहेगा, इंक्लूसिव होगा, प्रॉस्परस होगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत और अमेरिका का साथ में आना बेहद आवश्यक है। इतना ही नहीं, अमेरिका की नजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदुस्तान के बड़े होते कद और उससे भी बड़े बाजार पर टिकी है। चीन की नीतियों के चलते अमेरिका और दूसरे देश की कंपनियां वहां से हटने लगी है। इधर भारत में मेक इन इंडिया सहित कई योजनाओं के जरिए अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित बनाने के कदम उठाए हैं। भारत के बढ़ते बाजार और काम करने वालों की ज्यादा संख्या और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता, खास करके अमेरिका भी। जाहिर है भारत से रिश्ते बेहतर होंगे तो अमेरिकी कंपनी के लिए यहाँ कारोबार बढ़ाना आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका के साथ कई बड़े डिफेंस डील होने की भी उम्मीद है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस जिस तरह फंसा है, उसे देखते हुए इन रक्षा सौदों की भारत के लिए अपनी अहमियत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने लगभग आधे हथियार और उनके कलपुर्जे रूस से खरीदता है। इस डील से हिंदुस्तान के हथियारों के लिए एक देश पर से निर्भरता भी खत्म होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान अमेरिका यात्रा बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डिफेंस डील में अनेकों ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं कि जिसके के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच में जो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है वो और अधिक गहरा होगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है वो और अधिक सशक्त और मजबूत होगा। भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध अब बायर और सेलर रिलेशनशिप से ऊपर उठ करके को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और जाहिर है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में जो विश्वास है उसको और अधिक गहरा करेगा। मोदी की इस अमेरिकी यात्रा एक और मायने में अहम दिख रही है। इस दौरान 2 बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। एक करार हुआ तो उसके तहत GE-414 फाइटर जेट इंजन भारत में बनाया जाएगा। बोइंग के सुपर हॉर्नेट और ग्रिपिंग के ब्लूलैंड सहित कई लड़ाकू विमान में यह इंजन इस्तेमाल किया जाता है। यह समझौते होने पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स से इस इंजन की टेक्नोलॉजी HAL को मिलेगी और इंजन भारत में बनाया जाएगा। इसे तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो वक्त गुजर चुका है, वो जमाना बीत चुका है जब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरत हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज का हिंदुस्तान ये बताने और जताने में कभी पीछे नहीं हटता कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत उसकी हमें है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के शानदार स्वागत और जानदार जश्न की ये तस्वीरें इसी की गवाह हैं। भला मोदी जैसा बॉस कहां? न्यूयॉर्क से पल्लवी झा, न्यूज़ 24।